रिवीजन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। जो स्टार्टिंग कंसेप्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में रिवीजन का, वो तो मैक्सिमम पोर्शन तो कट गया हुआ है। जो 10th में भी आपने पढ़ा था कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, क्यों बनाया गया पीरियोडिक टेबल, कौन कौन सी अप्रोचेज आई पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर भी एक मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ, आपको याद करने में आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो पीरियोडिसिटी होती है वो किसी भी रिपीटिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, इस फिनोमिना को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा लीप ईयर 4 साल बाद आ रहा है, और मंथ और जो अर्थ है वो घूम रही है, वो रोटेशन और रेवोल्यूशंस कर रही है। तो ये रोटेशंस और रेवोल्यूशंस ये भी एक पीरियोडिक मूवमेंट्स हैं। हार्ट का धड़कना ये भी एक पीरियोडिक मूवमेंट है। तो ऐसे ही जो चीजें अपने आप को रिपीट कर रही हैं आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि एलिमेंट्स भी ऐसे ही काम कर रहे थे। एलिमेंट्स भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स, मतलब प्रॉपर्टीज हम रिपीट कर रहे थे आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर कोशिश किया और उसे सिस्टमैटिक तरीके से अलाइन करने का काम किया। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस दिया था, आपको याद होगा, डॉबनियर ट्रायड के नाम से आपने सुना होगा। पहली बात तो सभी लोग याद रखिएगा, चाहे डॉबनियर ट्रायड हो, चाहे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, या फिर आपका मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन हो, ये सारे के सारे जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं, इन सब का बेसिस क्या है? इन सब का बेसिस है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास इनका बेसिस है। और ये फाइंड आउट किया गया कि डॉबनियर के अंदर उसने तीन तीन के ग्रुप्स बनाए थे, थ्री एलिमेंट्स इन वन ट्रायड। और क्या फाइंड आउट किया उसने कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, इनका जब एवरेज किया गया तो इट कम्स आउट टू बी एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आया। एग्जाम्पल के तौर पे 3 ट्रायड्स थे, लीना का, कल्बराई, ये सारे बेसिक बातें जो काम में आएंगी नहीं, पर पता होना चाहिए। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसने क्या किया था? इसने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया था, और ये फाइंड आउट किया था कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? एट। वेरी गुड, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करती है 8th एलिमेंट से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है आफ्टर एवरी property repeats after every 7 elements। प्रॉपर्टी अपने आप को क्या करती है? रिपीट करती है। आगे सुनो, इसके बाद आता है हमारा डॉबनियर हो गया, न्यूलैंड हो गया, इसके बाद आ गया मेंडलीव। मेंडलीव भी थोड़ा सिस्टमैटिक था, और ये वो साइंटिस्ट था जिसने पहली बार कॉलम्स एंड रोज का कंसेप्ट दिया। कॉलम्स एंड रोज का, कॉलम्स को बाद में जाके हमने ग्रुप्स के नाम से जाना, और रोज को बाद में हमने जाके पीरियड्स के नाम से जाना। इसने अपने क्लासिफिकेशन में 7 रोज दिए और 8 कॉलम्स दिए। इसने कुछ अच्छे काम किए थे। पहला, इसने फॉर्मेशन ऑफ इसने समझाया मेटल ऑक्साइड्स, इसने समझाया फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, इसने समझाया, इसने दिया प्लेस टू नोबल गैसेस को इसने जगह दिया। ठीक है, he left spaces for element not yet discovered, उन एलिमेंट्स को इसने जगह दी थी जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इसकी लिमिटेशंस, ऐसी इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या थी? पहली, हाइड्रोजन को जगह नहीं दी थी और आइसोटोप्स को भी नहीं दी थी। yes, he was not able to explain position of हाइड्रोजन, पहला।
was not able to explain position of isotopes. उसने जो एलिमेंट्स का मास ज्यादा था उनको आगे रख दिया था। He was not able to explain position of cobalt and nickel. जबकि कोबाल्ट का मास ज्यादा था और निकल का मास कम, मगर कोबाल्ट क्यों पहले रखा गया और निकल क्यों बाद में, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसके बाद जो करंटली हम लोग फॉलो करते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या डिफरेंस है दोनों की कहानी है? डिफरेंस मतलब सेम ही चीज है। एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर एज पीरियोडिक फैक्टर यूज किया जाता है। करेक्ट, एटॉमिक मास को कंसीडर नहीं किया गया, क्लासिफिकेशन का बेसिस एटॉमिक नंबर था। ठीक है, इसने कहा 18 कॉलम्स और 7 रोज। कॉलम्स को उसने नाम दिया ग्रुप्स और रोज को उसने नाम दिया पीरियड्स। क्या मेरी बात याद रहेगी? यस सर। ठीक है, आगे समझिएगा। इसने इसकी एक ही लिमिटेशन है कि ये भी हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ऐसा क्यों है, क्यों नहीं कर पाया हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और चाहे तो हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी +1 इलेक्ट्रॉन, या फिर हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। या तो +1 इलेक्ट्रॉन कर ले या -1 इलेक्ट्रॉन कर ले। अगर प्लस करेगा तो कैसा बिहेव करेगा? एल्कली मेटल, यानी कि फर्स्ट ग्रुप। और अगर ये से एक्सेप्ट कर लेगा हेलोजन, एल्कलाइन, सॉरी हेलोजन की तरह बिहेव करेगा, ग्रुप 17। ठीक है, आगे आ जाइए। ये क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया गया, ग्रुप्स और पीरियड बता दिए गए। और इसके बाद आता है आपका कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट कि जो एलिमेंट्स जिनका IUPAC नेम 100 से ऊपर है उनके लिए हम क्या करेंगे? भैया हाँ जी बोलिए। भैया मेरे आकाश के टेस्ट में इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने टेल्यूरिक हेलिक्स और लोथर मेयर की तो ये क्लासिफिकेशन। NCERT में नहीं है बेटा। ठीक है, लोथर मेयर कर्व और टेल्यूरिक हेलिक्स दोनों ही नहीं है। बेसिकली क्या था, लोथर मेयर कर्व में उसने एक कर्व बनाया था जिसमें उसने जितने भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे उनको बिल्कुल टिप पे रख दिया और जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे उनको स्लाइडिंग पोजीशंस पे रख दिया। और ये जो वैलीज बनाई गई थी इन वैलीज पे उसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को प्लेस किया। तो खाली उसने प्लेसमेंट के बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया था which was again based on the increasing atomic masses पर बेस्ड है। ठीक है, ये खाली क्लासिफिकेशन का बेसिस है जो अब नहीं है इसके अंदर, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं। ओके भाई, अब आगे समझिएगा। हम बात करेंगे उन एलिमेंट्स का जिनका IUPAC नेम 100 से ऊपर है। तो 0 वाले को नील, 1 वाले को अन, 2 वाले को बाय, 3 वाले को ट्राई, 4 वाले को क्वाड, 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स, 7 वाले को सेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट और 9 वाले को एन कहते हैं। और नाम के आगे सबके आगे EM लगता है। जैसे मान लीजिए 101 है तो इट वुड बी अन, पहला वाला लेटर कैपिटल होगा, फिर सारे कंटिन्यूशन में आएंगे। पहला कैपिटल, नील का N स्मॉल, फिर दोबारा से अन का U स्मॉल और साथ में क्या आ जाएगा, अन नील अनियन। दिस इज दी। और सिंबल कोई पूछे आपसे तो UNU इज द सिंबल। अब मान लो मैं 107 कहता तो आपका नाम क्या हो जाता? अन सेप्टियम। क्या बात समझ आ गई? UNS इसका हमारा सिंबल हो जाता है। इसके बाद आता है आपका शॉर्ट नोट्स में। अब शॉर्ट नोट्स तो आएंगे नहीं, आपसे पूछे कुछ बेसिक बातें। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक क्या होता है पहले तो ये याद कर लो। S ब्लॉक होता है, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। P ब्लॉक की क्या होती है? NS2NP126। D की क्या होती है? NS2N-1D 1 to 10, याद रहेगा। और F की क्या होती है? NS2N-1D 1 to 2 और साथ में N-2F 1 to 14, याद रहेगा। वैसे जनरली ना यहाँ पे 0 to 1 हो जाता है हमारा D के लिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल भी शो करता है, इसलिए 1 to 2 भी जनरल। जो NCERT में अगर 0-1 दिया हो ना तो आप 0-1 यूज करना।
अब S की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं और ये हमने पढ़ा भी था। इसके अंदर 2 कॉलम्स होते हैं, एक होता है एल्कली और एक होता है एल्कलाइन अर्थ। दोनों का डिफरेंस याद कर लो। दोनों का जो डिफरेंस है एल्कली और एल्कलाइन अर्थ का, एल्कली मेटल जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इसको बिलोंग करते हैं फर्स्ट ग्रुप को। एल्कलाइन अर्थ तो क्या चाहिए, एल्कलाइन अर्थ कौन से ग्रुप का मेंबर होता है? सेकंड। एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ सेकंड ग्रुप का। पी की बात करें तो ये शुरू होता है 13 से, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 NP1। ऐसे ही चलते जाओ आगे तो ये कितना हो जाएगा? NH2 NP6। आपसे ये पूछ लेगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है वो किस ग्रुप की बात कर रहा है? 17 ग्रुप। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना। और इसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? जो टॉप पे लाई करेगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5 होती है। याद रहेगा बच्चों? Yes, sir. तो एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये पूरा का पूरा ग्रुप पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम डी की बात करते हैं, डी के लिए, डी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। डी का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये शुरू होता है 4th, 5th, 6th और 7th। 4th पीरियड में पहली ट्रांजिशन सीरीज आती है, इसे हम लोग बोलते हैं 3D। 5th पीरियड में दूसरी ट्रांजिशन सीरीज 4D, 6th में 5D और 7th में 6D ट्रांजिशन सीरीज आती है। 4th में कौन सी है? 3D। दैट इज इक्वल्स टू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2 N-1D। ठीक है, 1 to 10। जैसे ही मैं n की वैल्यू 4 पुट करता हूं इसमें तो ऑब्वियस सी बात है 4 - 1 कितना हो गया? जल्दी बोलो। 3D। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी से बोलिएगा। यस। ऐसे ही 5th पीरियड वाले में 5 - 1D 1 to 10 दैट इज इक्वल टू 4D। ऐसे ही 6 - 1D 5D। ऐसे ही 7 - 1D 6D। क्या कहानी समझ आ गई? हाँ या ना? यस भैया। ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद एक और आता है टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? पहले समझ लो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है N-2 F1 to 14 को। किसको करता है रिप्रेजेंट? N-2 F1 to 14। और जनरली ये 6th पीरियड और 7th पीरियड में आता है। लेकिन चक्कर क्या होता है, 6th और 7th पीरियड के अंदर आप 14 एलिमेंट्स को अलग से एकोमोडेट नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जो ये 14 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 14 एलिमेंट्स इसके, इसे हमने कहाँ प्लेस कर दिया? इसे हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे प्लेस किया गया, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, और जो नीचे आते हैं उसके नीचे उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes, sir. जल्दी बोलो, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड समझ आ गए? Yes, sir. तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा 6th पीरियड के जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको हम मेन पीरियोडिक टेबल में लाइन नहीं करा सकते, क्योंकि मेन पीरियोडिक टेबल में पहले से ही 18 कॉलम्स हैं। अगर ये 14 और ऐड हो जाएंगे तो 18 + 14 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो हमारा सारा का सारा सिस्टमैटिक तरीका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, इन 14 एलिमेंट्स को वहां से उठा के कहीं और प्लेस कर देते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल के कहीं और। हमने जनरली से कहाँ प्लेस किया? नीचे प्लेस किया है। तो पहले जो 14 एलिमेंट्स आएंगे अलग से प्लेस किए होंगे उसको हम नाम देंगे लेंथेनॉइड सीरीज, और अगले 14 एलिमेंट्स को हम नाम देंगे एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर है बेटे? यस सर। फिर वही ना जो पीरियोडिक टेबल में अलग से नीचे लिखे रहते हैं। यस यस, ये वही है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा जरा, ये जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए बस। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड आप लोगों ने देखा हुआ,
देखा हुआ या नहीं देखा हुआ? यस सर। इसमें आप नोटिस करो कि जैसे ही हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं इसके अंदर, कौन सी सीक्वेंस को, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये सीक्वेंस है हमारी। तो 1s 2s 2p 3s 3p और फिर आ गया हमारा 4s, फिर आ गया 3d, फिर आ गया 4p, फिर आ गया 5s, है ना। ये एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने का, जिसमें हम जानते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 फिर 36 और 38, इस तरीके से हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो खैर मकसद हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये तरीका जानने का ही था कि अगर हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स दिए हों तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाती है, जिस सीक्वेंस को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अब पूछता है आपसे कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये निकालना बहुत आसान है। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कोई भी एलिमेंट की बात करता हूँ, जैसे मान लो मैंने कहा Br की बात करता हूँ, बताओ Br का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? Br का एटॉमिक नंबर जल्दी से 35 होता है ना। यस सर। आपको ना एक तो कोशिश करनी है पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से लर्न हो, और पीरियोडिक टेबल के साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में लाइक करता है। जैसे Br हेलोजन है तो मैंने इसके लिए आपको निमोनिक्स सिखाई थी, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाली, वो निमोनिक्स आप लोग याद रखना, ठीक है। तो अब मैंने कहा Br का एटॉमिक नंबर है 35, ठीक है। अब 35 है तो देखो एक तरीका तो ये कहता है कि भाई हेलोजन है, मुझे पता है हेलोजन कहाँ लाइक करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये लाइक करते हैं ग्रुप 17 के अंदर। बात समझ आ रही है? यस सर। और मुझे पता है फ्लोरीन सेकंड पीरियड में, क्लोरीन थर्ड में, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड में, तो आंसर आ गया 17 ग्रुप और फोर्थ पीरियड। ये तब हो पाया जब मुझे ये पता है कि ब्रोमीन कौन से ग्रुप में लाइक करता है। अगर मुझे सिर्फ ये पता होता कि ब्रोमीन जो है 35 इसका एटॉमिक नंबर है, बताना मुझे कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में है। इसके लिए जो कंसेप्ट फॉलो करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 35 के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहाँ तक कितना हो गया? 30 हो गया, आया ना। 3d10 के बाद 4p में कितना आएगा? 4p में कितना आया जल्दी बोलिए? 4p में आ गया 5। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और p के लिए आप लोग याद रखिएगा, p के लिए क्या रूल है। p के लिए अगर आपके पास ग्रुप आपको चेक करना है, p के अंदर ग्रुप चेक करना है तो ग्रुप कैसे निकालते हैं? p के इलेक्ट्रॉन प्लस 12। क्या बोला मैंने? जितने इलेक्ट्रॉन्स p में है उसमें 12 जोड़ दीजिए, आपका ग्रुप आ जाएगा। तो जरा p में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इस केस में? p में आउटर मोस्ट p में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5। 5। तो 5 + 12 कितना हो गया? 17 ग्रुप आ गए। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और पीरियड कैसे निकालते हैं? पीरियड निकालते हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। क्या कहा मैंने? आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इससे कोई 4। तो इसका मतलब पीरियड क्या हो गया? पीरियड हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। क्लियर हो गया। और ये तो था पी के लिए रूल। एस के लिए क्या होता है? अगर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस में जा रहा है, तो एस में जाने पर अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप। याद रहेगा? यस सर। और पीरियड पीरियड तो वैसे निकालना है, बिगेस्ट नंबर इन द कॉन्फ़िगरेशन। एस हो गया, पी हो गया, डी की बात। इसके अंदर होता है डी के इलेक्ट्रॉन प्लस इससे पहले वाले एस के इलेक्ट्रॉन, दोनों जोड़ दो, वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे एक आप करिए, Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, कैसे करेंगे जल्दी बोलिए? Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, बोलिए क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 1s2 2p6 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो डी में कितने हैं? 6 और एस में कितने हैं? 2। तो 6 + 2 कितना हो गया? 8। यानी कौन से ग्रुप में लाई करता है? ये 8 ग्रुप में लाई करता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से बोलिएगा। यस सर। तो इस तरीके से आप ग्रुप और पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे
ये एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है ये SPDF के बाद आपसे पूछता है वो एटॉमिक रेडिया की कहानी शुरू करता है, ट्रेंड्स की हम बात शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियाई में याद रखिएगा, पहली बात तो ये होता क्या है एटॉमिक रेडियाई, ये डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ का, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की दूरी जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, जल्दी बोलते जाओ, इंक्रीज। जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या बढ़ जाएगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से साइज ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, आगे समझिए। एटॉमिक रेडियाई के बाद अब ये तो हो गया डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड की बात करें तो जस्ट उल्टा, अलोंग द पीरियड में शेल्स क्या होते हैं, पहली बात तो सेम रहते हैं, सेम रहते हैं। नंबर ऑफ शेल्स सेम है, याद रहेगा, हाँ या ना? यस भाई। अगर शेल सेम है तो एक चीज तो लगातार बढ़ रही है, बताओ क्या बढ़ रही है लगातार, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और साथ साथ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में, हाँ या ना? यस सर। तो अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स के साथ में तो क्या होगा, कौन सी फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाएगी उसके अंदर तो साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, छोटा होता है, साइज छोटा हो जाएगा। इसीलिए अलोंग द पीरियड आने पे आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। ठीक है, इसके बाद बताइए मुझे, एटॉमिक रेडियाई में एक टर्म सुनी होगी आप लोगों ने, कोवलेंट रेडियाई, क्या होता है जानते हो? व्हाट इज कोवलेंट रेडियाई? कोवलेंट का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट का मतलब ही शेयरिंग है। शेयरिंग से, और जनरली शेयरिंग कौन करते हैं, दो नॉन मेटल शेयरिंग करते हैं, पता है ना? यस सर। तो कोवलेंट रेडियाई में हम क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग की बात करते हैं। और जब म्यूचुअल शेयरिंग की बात हो रही होती है सर हाफ हो जाता है डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, म्यूचुअली हम उसकी शेयरिंग की बात करते हैं। और जैसे मान लो हमने कहा Cl2 की बात कर रहे हैं, तो Cl का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे Cl का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ओवरलैप कर रहा है, ये जो बॉन्ड बनता है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की दूरी, ये क्या कहलाता है हमारा, कोवलेंट रेडियाई। कौन सा रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है स्टोरी सभी को, कोवलेंट रेडियाई वाली? इसके अंदर भी ट्रेंड वही है, डाउन द ग्रुप आते हुए कोवलेंट रेडियाई भी क्या होता है हमारा, बढ़ता है। क्या बात समझ आ गई? चलिए बताइए, व्हाट अबाउट आयनिक रेडियाई? क्या होता है आयनिक रेडियाई? एक कैटायन है और एक कौन है साथ में, एनायन। एक कौन है, कैटायन, और एक क्या है, एनायन। पहली बात तो मुझे बताओ कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है? सर कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सर इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बहुत बढ़िया, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बन गया, Na प्लस। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्या बन गया, Cl माइनस। बात समझ आ रही है? अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसका साइज क्या हो जाएगा, कैटायन का साइज क्या होगा, स्मॉल, और एनायन का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। इंक्रीज। बिग। और क्यों होगा, रीजन जानते हो ना, क्या लिख कर आओगे रीजन, जल्दी बोलो। भैया because number of electrons decrease but number of protons remain same due to which the force of attraction increases. बहुत बढ़िया। The electronic repulsion decreases leading to the small size. अब तुम्हें इसके पीरियोडिक के डाउट्स तो नहीं है ना रोशनी, अब तुमने ठीक आंसर दिया है। Yes भैया, मुझे अच्छे से आ गया समझ। गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंपैरेटिवली, हालांकि प्रोटॉन्स बढ़ते नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा है। तो प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
याद रहेगा। यस Yes, sir. यहाँ आ जाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एनायन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे हमारे, डिक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो रिपल्शन बढ़ती है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसे हम लोग अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। तो साइज क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। याद रहेगा। तो अब जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है और जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा है, दो ग्रुप आपस में ऐसा कंबाइन कर रहे हैं, तो सेंटर से सेंटर तक की दूरी का आधा। तो जनरली इट इज मोर ओवर टुवर्ड्स दी साइड ऑफ एनायन, जो हमारा रेडियाई बन के आता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Sir. ओके, अब आगे सुनिएगा। एक आता है हमारा कोवलेंट हो गया, आयनिक हो गया, हाँ एक आता है वेंडरवॉल रेडियाई। वेंडरवॉल रेडियाई समझ लो, इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे काम आएगा ये। नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम को जस्ट टच एंड गो, मतलब बॉन्ड भी नहीं कर रहा लेकिन हाँ जुड़ा भी हुआ है। तो ऐसे एटम्स के बीच में उनके रेडियाई का आधा, दूरी का आधा क्या कहलाता है, वेंडरवॉल रेडियाई। और वेंडरवॉल रेडियाई ना सबसे बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू बाकी सबके। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कैसा है, सबसे मिनिमम ओवरलैपिंग होती है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. बॉन्ड टूटना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब देखो इस पर बेस कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज में, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। देखो पहले क्वेश्चन जो आता है एमसीक्यू के अंदर, वो क्वेश्चन आ सकता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी, ये क्वेश्चन चैप्टर 2 में भी आ सकता है। तो मैंने बताया था आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती है जिसमें क्या सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। बताओ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं? ये कितना हो गया, 6 + 8 14। ये कितना हो गया, 14। 7 × 2 14। ये कितना हो गया, 7 × 2 + 2, ये हो गया 16। और सल्फर कितना होता है, 16। यानी कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। अब आता है साइज की बात। साइज में एक कंसेप्ट याद रखना, इफ आयन रेडिकल एटम और मॉलिक्यूल is isoelectronic, क्या है वो, isoelectronic, देन उस केस में अगर वो isoelectronic है, देन more negative charge, more is the size, more positive charge, less is the size। याद रहेगा क्या कहा मैंने, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज बड़ा, और जितना पॉजिटिव चार्ज बड़ा उतना साइज छोटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताइएगा मुझे, Al3+ Mg2+ O2-, F-, N3- और Na+, इन्हें अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में। 1 मिनट दिया, बोलिए क्या आंसर है, बोलिए बच्चों। Sir, N first आएगा, O second, N3 fluorine third, minus sodium next, magnesium और aluminium। Al3+. सबसे बड़ा N3-, राइट, फिर O2-, O2-, फिर F-, F-, फिर Na+, फिर Na+, Mg2+, Al3+। कितने लोगों ने ये लिखा? सर यही लिखा है। Yes, sir. कंसेप्ट समझ आ गया सभी को? यस भैया। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कंसेप्ट हमारा एटॉमिक रेडियाई का है और आयनिक रेडियाई का है, ये हमें आना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आपको आना चाहिए, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पहले तो ये समझ लो। पहली बात तो ये टेंडेंसी है, किसकी, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू विड्रॉ। क्या करना है उसे, विड्रॉ करना है। क्या विड्रॉ करना है ये समझ लीजिए,
withdraw shared pair of electron towards itself. क्यों? कारण क्या है? इसका जो टेंडेंसी है ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और ना केवल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, एक बढ़िया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि एक बढ़िया नॉन मेटल है, और एक अच्छा नॉन मेटल वो होता है जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच ले। इसीलिए याद रखना अलोंग द पीरियड साइज घटता है ना, साइज डिक्रीज होता है, एंड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना साइज बढ़ा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जितना सॉरी उल्टा लिख दिया, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना साइज बढ़ा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और जितना साइज छोटा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अलोंग द पीरियड साइज घटता है, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ क्या होगा? क्या होगा? अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसीलिए ग्रुप 17 हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, याद रहेगा। जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. ग्रुप 17 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, और इसमें भी याद रखना डाउन द ग्रुप, अगर हम चाहे ग्रुप 17 की बात ही कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है हमारा? इंक्रीज। और साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो डाउन द ग्रुप आते आते नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? सर आपने अलोंग द पीरियड लिखा है इंक्रीज करने के लिए। हाँ तो सही लिखा है, अलोंग द पीरियड साइज कम होता है ना बेटा। नहीं सर, आपने प्लस लिखा है। हाँ तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस मतलब इंक्रीज। और सर ग्रुप में डिक्रीज होती है। ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप में क्या होगा? साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज Yes. बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। प्लस मतलब इंक्रीज, माइनस मतलब डिक्रीज। ओके, अब मैंने कहा आउट ऑफ ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 इसमें आते हैं ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो, और 17 में आता है फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। आप मुझे बताओ इनमें से और इनमें से कौन से एलिमेंट जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? 17। 17 वाले। 17। तो यानी कि ये वाला ग्रुप तो बिल्कुल हाईलाइटेड है। अगर ये ग्रुप हाईलाइटेड है तो बताओ इस वाले ग्रुप के अंदर अगर ये हाईलाइटेड है तो इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बनके, फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, लेकिन फिर भी अभी आगे हम टर्म पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन खींच तो लेता है, इलेक्ट्रॉन खींचना और अपने में ऐड करना डिफरेंट बात है। इलेक्ट्रॉन खींचना और इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफरेंट चीज होती है। ऐड करने को हम अलग नाम देते हैं, अलग बात है। तो यहाँ पे याद रखना, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन आने वाला है, वो क्या आएगा बताऊंगा आपको आगे। ये क्लियर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्लियर टू Yes, ऑल। sir. अब आ जाओ इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी बहुत आसान कंसेप्ट है, इसमें 3 पॉइंट याद रखना आयनाइजेशन एंथैल्पी में। पहला, ये मिनिमम एनर्जी है। क्या है ये? मिनिमम एनर्जी, और वो भी किस लिए? रिमूव करने के लिए। क्या रिमूव करना है? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। किसको बाहर निकालना है हमें? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। कहां से निकालना है? फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन, आउटर मोस्ट शेल से निकालना है। किसके आउटर मोस्ट शेल से निकालना है? ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। याद रहेगा क्या कहा मैंने? ये पहली बात तो क्या है, ये मिनिमम एनर्जी है। तो किस लिए चाहिए? रिमूव करने के लिए। क्या रिमूव करना है आपको? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। कहां से कहां रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन? मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कहां से रिमूव करना है? फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब आप खुद सोचो, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसे निकालना आसान या मुश्किल? मुश्किल। तो इसीलिए बताओ डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या कम हो जाएगी? बट ज्यादा हो जाएगी।
चलो बोलो, जितना साइज ज्यादा उतनी आयनेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए ना। यस सर। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाओगे बाहर। साइज बड़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, न्यूक्लियस से दूरी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. और अलोंग द पीरियड जल्दी से बोलो। Decrease. बहुत बढ़िया। अलोंग द पीरियड आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज रहती है, याद रहेगा। Yes, sir. चलिए आगे आ जाइए। अब आता है इसके बाद कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव, ये क्या होता है सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी? एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। जैसे आपके पास मैग्नीशियम है और आपके पास सोडियम है। मैग्नीशियम 12 Na11, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब मुझे दोनों में से दो दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। पहला मैंने इलेक्ट्रॉन Mg में से निकाला, Mg ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Mg प्लस बन गया। और Na ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और क्या बन गया, Na प्लस बन गया। Mg 12 था, अब यहाँ पे कितना हो चुका है, 11। ठीक है, अब एक मेरी बात बताओ, ये जो 12वां इलेक्ट्रॉन निकला है वो कहाँ से निकला है? 3s2 में से निकला है ना। और 3s2 तो कंप्लीटली फिल्ड है, देखा है तो s तो कंप्लीटली Yes, फिल्ड हुआ। कंप्लीटली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी कि इस केस में जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, उस केस में मैग्नीशियम की आयनेशन एंथैल्पी सोडियम से ज्यादा है, हाँ या ना? क्योंकि Na ने कहाँ से दिया इलेक्ट्रॉन? 3s1 में से। आसानी से देना चाहेगा, क्यों देना चाहेगा? जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन नोबल गैस बन यहाँ पर 11 था, अभी कितना हो गया, 10। वो नोबल गैस बन गया। नोबल गैस को वो खुशी खुशी बनना चाहेगा, इसलिए उसने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब देखिए अगला केस क्या बना आपके पास, Mg प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया, Na प्लस। Mg प्लस पे कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 11। कॉन्फ़िगरेशन हो गई है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर इसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बन गया, Mg2 प्लस, हाँ या ना? Yes, सर sir. नोबल गैस बन गया। और बनेगा तो ये भी नोबल गैस है ना। तो इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करना चाहेगा, तो IE2 कम हो जाएगी इसकी। जबकि Na प्लस की बात करें तो Na प्लस कितना हो चुका है, 10। और 10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी आफत की बात है, हाँ या ना? क्योंकि इस केस में 1s2 2s2 2p6 में से आप निकालने की कोशिश कर रहे हो और इसे अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो नोबल गैस से। तो इस केस में जो IE2 होगी वो सोडियम की बहुत ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम की। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्या कंसेप्ट ऑफ आयनेशन एंथैल्पी सही बच्चों को क्लियर है? राम्या, इला, माही, वासु, वेदांत? Yes, sir. ठीक है, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो उसकी आगे की बात करते हैं। आयनेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी के बाद एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। होती क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन outermost shell of an isolated gaseous atom। क्या बोला मैंने? amount of energy required to add an electron in the outermost shell of an isolated gaseous atom। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए कोई भी मेटल है, अब किसी मेटल में आप मेटल कभी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नहीं चाहेगा, और नॉन मेटल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन रेडिली एक्सेप्ट करना चाहेंगे। तो अगर आप किसी मेटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको M- बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में यानी कि मेटल का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। जब आप बहुत काम करते हैं तो एंथैल्पी कैसी रहती है, ये वाली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. जबकि दूसरी तरफ कोई नॉन मेटल, मान लो हेलोजन ले लिया हमने, ये तो रेडिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये रेडिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ या ना? Yes, sir. और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। बताओ हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी और क्यों होगी? नोबल गैसेस। वेरी गुड, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बिल्कुल स्टेबल है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे बिल्कुल नहीं ऐड करेगी, लेकिन आपको करना ही है तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। क्या मेरी बात समझ आ गई?
Yes, sir. ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हम कर चुके हैं। इसके बाद आता है एक और टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप? डायगोनल रिलेशनशिप कहता है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट डायगोनली प्लेस्ड है, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, और यहाँ पे आ गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और थर्ड पीरियड में आ गया यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? मैग्नीशियम से। बेरिलियम की मैच करती है एल्यूमिनियम से। बोरॉन की सिलिकॉन से। कार्बन की, चलो आगे तक तो नहीं शो होता, यहाँ तक शो होता है। तो ये जो डायगोनली प्लेस्ड प्रॉपर्टीज, ये डायगोनली एलिमेंट्स शो कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, उसके पीछे दो कारण है, याद रखना। इनका चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो कैसा है? सेम होता है। क्या बोला मैंने? चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो कैसा है? सेम। Same. दूसरा, इनकी पोलराइजेबिलिटी। व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी? टेंडेंसी टू गेट चार्ज, आयोनाइज। पोलराइजेबिलिटी भी कैसी है इनकी? हाई, या हम कह सकते हैं सेम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, अब आगे समझ लीजिएगा। डायगोनल रिलेशनशिप के बाद एक आता है कंसेप्ट ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। ये बहुत आसान है। मेटल जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से तो वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। किस नेचर के होते हैं वो? बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल जो होता है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और वो क्या फॉर्म करता है? नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का। सिर्फ एक दो एक्सेप्शंस है, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है जो दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिडिक भी शो करता है और वो बेसिक भी शो करता है। तो अगर मैं Al2O3 की बात करता हूँ तो Al2O3 एम्फोटेरिक है, ये HCl से भी कंबाइन कर जाएगा और Al2O3 आपका NaOH से भी कंबाइन कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। और ऐसे ही जिंक HCl से भी कंबाइन कर जाएगा और जिंक आपका NaOH से भी कंबाइन कर जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब हम ये कैसे चेक करें कोई भी मेटल ऑक्साइड बेस बनाता है या बेसिक नेचर है? तो जैसे मान लो Na प्लस ऑक्सीजन है, इसने क्या फॉर्म कर लिया? Na2O फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में Na2O पानी डाल दो। जैसे ही आप पानी डालोगे क्या फॉर्म कर लेगा? 2 मोल्स ऑफ NaOH। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. और NaOH क्या है? एक बढ़िया बेस। ठीक है, ऐसे ही देखो C प्लस O2, C नॉन मेटल है, कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है? CO2। और इस CO2 में जैसे ही आप पानी डालते हो ये क्या फॉर्म कर लेता है? H2CO3, जो कि क्या है? एक एसिड है। तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स चेक कर लेते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, और एक टर्म आती है इसकी कोवलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं उसको हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स आ गया, आपको दे दिया उसने Fe H2O 5Cl और बाहर आ गया Cl2। तो आपसे पूछा गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो आपको निकालना आता है। इसे x मान लोगे, हाँ या ना? वाटर प्योर लिक्विड है, कितना हो गया? 0। Cl कितना होता है? -1 प्लस 2 साथ में बाहर और है। क्या इस पे कोई ओवरऑल चार्ज है? नहीं है। कितना हो गया? 0। तो x कितना शो कर रहा है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, कितना शो कर रहा है? +3। ये +3 सबको क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए, +3 क्लियर है? और जो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिंपली कितने लोगों से जुड़ा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है इसका? 5 तो वाटर है और 1 क्या है? क्लोरीन। 6 इसके अंदर क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, और वो क्वेश्चन कैसा है? जैसे उसने कह दिया कि आपके पास CuSO4.5H2O है। उसने कहा अगर मैं इसे हीट कर दूं तो बताओ कितने कोवलेंट बॉन्ड है और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मैंने सिखाया था आप लोग को ये ट्रिक। मैंने कहा था कि अगर 5 हो या 10 हो या 11 हो या जितने भी हो, तो एक को छोड़ के सिर्फ एक क्या बनता है? एक कौन सा बॉन्ड होता है? 4 हो गए कोऑर्डिनेट और एक क्या हो गया? कोवलेंट। याद रहेगा? जितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब भी वो टूटेंगे ना, तो टूटने पे कैसे टूटेंगे?
सिर्फ एक बॉन्ड हमारा कोवलेंट होगा, बाकी जितने भी बॉन्ड है सारे के सारे कैसे बॉन्ड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल बच्चों? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर की ये जो है रिवीजन आप कर लेना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आपके